दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम गूंज रहा है, नाम है प्रशांत किशोर। खासकर सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो भी उनके प्रशंसक हैं लगातार उनकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री कैसा हो तो प्रशांत किशोर जैसा हो। प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है पार्टी में तब्दील हो गया। बीते दिनों वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों ने कहा कि ये अनुशासन प्रिय सभा था, अनुशासन का परिचय लोगों ने दिया, उनके समर्थकों ने दिया। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं सर? उन्होंने कई पार्टियों को जितवाया है और अब अपनी पार्टी बना ली है। तो सर, विचारधारा की जहाँ तक बात आती है, प्रशांत किशोर की विचारधारा आपको कैसी लगती है? अब तो प्रशांत किशोर को खुद अपनी विचारधारा नहीं मालूम है तो मुझे क्या मालूम होगी। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो प्रशांत किशोर हैं, इन्होंने पहले संयुक्त राष्ट्र में काम किया था, अफ्रीका में रहे थे। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इनकी पहचान बनी चुनावी रणनीतिकार के रूप में और काफ़ी सफल रणनीतिकार माने गए। जिसको स्ट्राइक रेट कहते हैं वो इनका बहुत बेहतर रहा, ज़्यादातर पार्टियों को ये जिता देते थे। और खुद इनका जो कहना है कि मई 2022 में इन्होंने कहा कि अब मैं चुनावी रणनीति नहीं बनाऊंगा, उससे उन्होंने मतलब तौबा कर लिया। उसके बाद 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने पश्चिमी चंपारण में भितहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की। तो 2 साल इनकी पदयात्रा के हो चुके हैं। अब तक सैकड़ों गांव बिहार में जा चुके हैं। मुझे लगता है बिहार के इतिहास में ऐसी पदयात्रा किसी ने की नहीं थी। और अभी परसों यानी गांधी जयंती को इन्होंने जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया एक राजनीतिक दल के रूप में। और इन्होंने एक मनोज भारती नाम के एक व्यक्ति को, जो दलित समुदाय से आते हैं, भारतीय विदेश सेवा में थे पहले, उनको पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। और अब चुनाव आयोग से भी इनकी पार्टी निबंधित हो गई है। तो लगता है कि 25 के चुनाव में तो कुछ असर डालेंगे ही। यदि खुद मतलब नहीं भी बहुत सीटें जीत सके तो दूसरों का खेल खराब करने की तो काफ़ी क्षमता रखते हैं वो। सर, बड़ा दावा कर दिया है प्रशांत किशोर ने, कहा है कि 130 सीट से अधिक हमारी पार्टी जीतेगी और नहीं जीतती है तो हम अपने आप को फेल्योर घोषित कर लेंगे और असफल अपने आप को मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, ज़मीनी स्तर पर पदयात्रा हमारी सफल नहीं हुई। तो क्या कहेंगे कि बड़ा दावा, क्या नहीं लग रहा है कि बड़ा दावा? हाँ, मुझे तो लगता है कि ये अति आत्मविश्वास का कहीं शिकार ना हो जाए। कहीं मोदी जी ने जैसे कहा था अब की बार 400 पार और सामान्य बहुमत भी नहीं मिला, तो कहीं अति आत्मविश्वास भी तो खतरनाक चीज़ होती है ना। जैसे 135 सीटें देखिए कम नहीं है। बिहार में कुल सीटें जो हैं 243 हैं। और बताइए आज की तारीख में बिहार की किसी भी पार्टी के पास 135 तो नहीं है। जो लोगों ने सरकार बना भी रखी है कि 70 है, 75 है, 43 है, इस तरह से खिचड़ी सरकार बनती है। तो इसकी एक बात ये हो सकती है, जैसे प्रशांत किशोर को तो ये तो नहीं कहा सकता है वो बेवकूफ़ है, उन्होंने कुछ कह दिया। एक ये भी होता है ना कि आप एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते हैं, है ना। राजनीति में मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कोई होता है। आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और विरोधियों का आप मनोबल तोड़ने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं। एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है कि जैसे कि विरोधी लोग एकदम सख्ते में आ जाए कि अरे 135 सीट जीत रहा है, विरोधियों पार्टियों में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाए, लोग कूद कूद के आपकी पार्टी में आने लगे। ये भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि 135 सीट ले आना आज जो बिहार की स्थिति है और अभी कुछ आगे महीने भी मैं देख रहा हूँ, ये मतलब आसान बात नहीं है, मतलब असंभव जैसी बात है। तो मुझे लगता है कि उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही हिस्सा। जी सर, एक और मुद्दा जो है बिहार में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी जो है वह कानून ख़त्म हो जाएगा, शराब फिर से बिहार में बिकने लग जाएगा। अब इसको लेकर चर्चा हो गई है। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में जो महिलाएं थीं उनसे जब पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या शराबबंदी सही डिसीजन है, निर्णय है नीतीश कुमार का, तो वो अपनी सहमति जता रही थी। तो क्या लग रहा है सर कि क्या महिलाएं जो हैं, जो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कोर वोटर कही जाती हैं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर, तो क्या महिलाएं जो हैं वह टर्न हो पाएंगी प्रशांत किशोर की ओर? नहीं, सही कहा आपने। प्रशांत किशोर तो बार बार कहते हैं अपनी सभाओं में कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, शराब चालू कर देंगे। और परसों जब उन्होंने कहा तो उन पर टीका टिप्पणी भी हुई, लोगों ने उनकी आलोचना भी की कि क्या विडम्बना है कि गांधी जयंती पर आप महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के आप मंच से शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, जबकि महात्मा गांधी ने हमेशा मतलब शराब के खिलाफ ही बात कही, लोगों को नशा से दूर रहने को ही कहा। तो इस पर आलोचकों ने प्रशांत किशोर की आलोचना भी की कि आप गांधी जयंती पर गांधी जी की तस्वीर के साथ शराब चालू करने की बात करें। प्रशांत किशोर का तर्क ये है कि शराबबंदी से हर साल बिहार को राजस्व का घाटा हो रहा है। उनका कहना है कि 20,000 करोड़ राजस्व का घाटा बिहार को हर साल हो रहा है। और उनका ये भी कहना है कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है, मतलब एक शराब माफिया का जन्म हुआ है और सिर्फ कागज़ पर शराबबंदी है।
और ये दोनों बातें कुछ हद तक सही भी हैं, मतलब मैं भी मानता हूँ इनको कि कुछ हद तक सही है। राजस्व का घाटा भी एक तथ्य है, और ये भी मैं मानता हूँ कि शराबबंदी कागज़ पर ही है, पूरा एक शराब माफिया है। यदि आपके पास पैसे हैं, संपर्क हैं, तो कोई भी ब्रांड की शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। उसका उत्तम प्रबंध है बिहार में। वो पलटू राम कितनी भी बात बना ले, उसका उत्तम प्रबंध है बिहार में। किसी भी ब्रांड की शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो ये दोनों बातें सही है, और देखना पड़ेगा कि इसको किस रूप में हम लोग लेते हैं। महिलाएं इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि एक बात है कि शराब तो एक सामाजिक बुराई थी, तो बहुत शराबी पति लोग अपना घरेलू हिंसा करते थे, पत्नी के साथ मारपीट करते थे। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वो दौर फिर ना लौट जाए। तो वही है, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता का ये मतलब है कि ठीक है, शराब चालू कर दीजिए आप, लेकिन ये भी कहिए कि भाई हम घरेलू हिंसा नहीं बर्दाश्त करेंगे। शराब पीने का ये मतलब नहीं है कि आप जाके बीवी के साथ मारपीट ही कर रहे हैं, घरेलू हिंसा ही कर रहे हैं। तो उस बिंदु पर आपको सख्ती करनी पड़ेगी। जी सर, एक चीज़ को लेकर बिहार के लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में आने से घाटा सर आपके अनुसार किसको है? क्या एनडीए को घाटा होने जा रहा है या फिर महागठबंधन को इससे हानि पहुंचेगा अधिक? देखिए, थोड़ा बहुत घाटा सभी स्थापित पार्टियों को होगा। वो बताता हूँ कैसे। जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 75 मुसलमानों को टिकट दूंगा, तो ये अब तक राजद का ये कोर वोटर्स रहे हैं। माई समीकरण मुसलमान और यादव तो राजद के माने जाते हैं जनाधार। और प्रशांत किशोर यदि 75 मुसलमानों को खड़ा कर देंगे तो ये तो राजद को नुकसान पहुंचाएगा। वो खुलेआम बोलते हैं कि राजद के लालटेन में मुसलमान किरासन तेल बन गया है और हम उस किरासन तेल को निकाल देंगे। तो यदि किरासन तेल सच में निकल गया तब तो लालटेन को जलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को लेकर जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कुछ महीने पहले एक पत्र भी जारी किया था अपने कार्यकर्ताओं से, आगाह भी करवाया था। उसमें लोगों को याद भी ले जाया था कि ये प्रशांत किशोर पांडे है। मतलब एक तरह से याद दिलाने की कोशिश की गई थी कि ये ब्राह्मण आया है जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति ख़त्म करना चाहता है। तो ये नुकसान तो राजद को करा सकते हैं। दूसरा नुकसान करा सकते हैं वो जदयू को। उन्होंने कहा कि हम कम से कम 40 महिलाओं को टिकट दे देंगे। तो यदि आपने कहा कि महिलाएं नीतीश की वोटर मानी जाती हैं और इतनी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी तो उसे जदयू को टेंशन हो सकता है। ऐसे भी नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, 19 साल से लगभग, कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं, बहुत दिनों तक आप सत्ता में रहते हैं तो एक सत्ता विरोधी आपके बारे में हो जाता है, तो उसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिल जाएगा। अभी देखा गया लोकसभा चुनाव में बिहार में लाखों लोगों ने नोटा बटन दबाए, माना जा रहा है 32 लाख या कितने लोगों ने नोटा बटन दबाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जितनी स्थापित पार्टियां हैं सबसे लोगों का मोह भंग हो गया है। इसलिए लोग कह रहे हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम तो नोटा दबा देंगे। तो यदि एक नया विकल्प आप पैदा कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी, तो जो नोटा दबाने वाले हैं वो हो सकता है आपके साथ आ जाएं, तो उससे सीधा सीधी सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा। भाजपा को ऐसे तो प्रशांत किशोर पर लगातार भाजपा की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है, नहीं भाजपा को इस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो खुद सवर्ण है, ब्राह्मण है। तो सवर्ण वोटर्स जो हैं, जो भाजपा को जनरली वोट देते हैं बिहार में, ब्राह्मण, भूमिहार, ये लोग हो सकता है भाजपा से छिटक जाएं, तो उस हद तक वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए देखिए, ये सारी स्थापित पार्टियों के लिए थोड़ा बहुत ये खतरा बन गया है। जी सर, अंतिम प्रश्न है। आपने लोकसभा चुनाव में भी जो है अपना एग्जिट पोल निकाला था कि इतने सीट जो हैं महागठबंधन को आ सकते हैं, एनडीए को इतने सीट आ सकते हैं। अभी के वर्तमान समय को देखते हुए सर, प्रशांत किशोर जो 130-135 सीटों का दावा कर रहे हैं, आपके अनुसार सर बिहार से कितना सीट ले जाएंगे? देखिए, पहली बात तो अभी चुनाव में बहुत देर है। वर्तमान नवंबर में चुनाव है, ऐसी परिस्थिति उस समय रही तो देखिए मुझे लगता है कि 135 तो खैर कुछ ज़्यादा ही अति हो गया। 15-20 तक जीत सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा सीटों पर ये खराब करेंगे खेल। 15 से 20 सीट सर, उतना सीट निकाल लेंगे, उतने पर जीत जाएंगे। लेकिन 100 से जिसको बिहारी भाषा में है तो कहेंगे कि खेल भंडूल कर देंगे। खराब किया था या जिस तरह पवन सिंह ने काराकाट में किया। इस बार पवन सिंह ने क्या किया, खुद तो हार गए, 2 लाख वोट लेके हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भट्ठा बैठा दिया। या जो काम बक्सर में आपको आनंद मिश्रा ने किया, खुद तो 50,000 वोट लेके हार गए, लेकिन मिथिलेश तिवारी को बैठा दिया घर पर। तो काफ़ी ज़्यादा सीट, 100 के आसपास सीटों पर ये, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में कोई लोकसभा चुनाव तो है नहीं, उसका ये है आप कुछ हज़ार वोट भी ये कर देते हैं ना, तो इधर से उधर गेम पलट जाएगा। तो 100 से लगभग करीब सीटों में ये दूसरे का खेल ख़राब कर देंगे। चलिए, तो 100 से अधिक सीटों में जो है दूसरे सामने वाले प्रतिद्वंदी का जो है वह खेल खराब हो सकता है, ऐसा अमिताभ दास सर का दावा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की चर्चा अभी लोग कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट के रूप में इसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक नई हवा लेकर आएंगे? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।